नमस्कार दोस्तों दुनिया की सबसे बेस्ट फाइटर जेट F-35 जिसको बोला जा रहा है, इसको लेकर आज के डेट में सच में काफ़ी सारे डाउट्स रेज हो रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही आपने देखा था, भारत के केरला में जो है इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी और फाइनली 5 हफ्ते के बाद इसने उड़ान भरी। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से F-35 और वो भी ब्रिटेन की रॉयल नेवी का ही ये जापान में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। आप देख सकते हो खबर, अनदर ब्रिटिश F-35 जेट मेक्स इमरजेंसी लैंडिंग इन जापान वीक्स आफ्टर इंडिया स्नैग। और पूरे दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है क्योंकि सबसे बेस्ट फाइटर जेट, जैसा कि मैं आपको बोला, इसको बोला जा रहा था। इसको हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है और किस पर्सपेक्टिव से इसको देखा जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू की साल की सबसे बड़ी सेल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आती है और ये स्टार्ट हो चुका है। 15 अगस्त तक आपके पास समय, अगर आप चाहो तो इसका फायदा उठा सकते हैं। कोई भी बैच आप लेते हैं, चाहे यूपीएससी का 2026 का बैच हो, यूपीएससी का 2027 का बैच हो, कोई भी आप लेना चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है उसका F-35B लाइटनिंग 2 फाइटर जेट, जो कि असाइन किया गया था HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, जो ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर है वहां पर, और ये बेसिकली जापान के साउथ वेस्टर्न पार्ट में फ्लाई कर रहा था। मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूं। ये बेसिकली आपका चाइना रहा, ये रहा आपका साउथ कोरिया और ये है आपका जापान। और जापान में अगर आप देखोगे तो यहां पर 4 मेन आइलैंड्स हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और ये रहा क्यूशु। और क्यूशु के जस्ट पास में ही ये जो साउथ वेस्टर्न वाला पार्ट है बेसिकली जापान का, यहां पर जो है बताया जा रहा था कि जो पूरा फाइटर जेट है वो उड़ान भर रहा था। तभी यहां पर उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, जिसके बारे में अभी पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं किया गया है। और यहां पर अगर आप देखोगे, जापान का जो एयरपोर्ट है दैट इज कागोशिमा एयरपोर्ट, और ये क्यूशु आइलैंड पर ही है। ये वाला जो साउदर्न पार्ट वाले में आइलैंड है, कागोशिमा एयरपोर्ट, वहां पर इसने परमिशन मांगी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए और फाइनली कल जो है करीब 11:30 बजे के आसपास इसको परमिशन दी गई थी। अच्छा, इमीडिएट इंपैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर जो बोला जा रहा है कि हो सकता है कि शायद कोई मैकेनिकल फॉल्ट हुआ होगा। और इसका इंपैक्ट ये हुआ कि जैसे ही इसकी लैंडिंग करानी पड़ी तो अचानक से काफी अफरा तफरी मच गई थी, जिसकी वजह से बाकी की जो सिविलियन एयरक्राफ्ट हैं करीब 20 मिनट तक उनको होल्ड कराना पड़ा। आप देख सकते हो पिक्चर में भी, ये जापान एयरलाइंस का कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, उसके जस्ट बगल में ही यहां पर आपको F-35 जो रॉयल नेवी का वो आपको देखने को मिलेगा। और करीब 6 कमर्शियल फ्लाइट जो है उसको डिले कराना पड़ा। अभी तक कोई इंजरीज, डैमेज ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, बट दिस फाइटर जेट वॉज पार्ट ऑफ यूकेस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 25, जो कि ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहा था जापान के मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और यूएस नेवी के साथ। एक पूरा ज्वाइंट एक्सरसाइज किया जा रहा होगा। खैर, इसका करंट स्टेटस क्या है मैं आपको बता दूं। ये जो एयरक्राफ्ट है अभी के समय इंस्पेक्ट किया जा रहा है ब्रिटिश इंजीनियर्स के द्वारा जापान के अंदर, और अभी डिसाइड किया जाएगा। अभी पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या ये उड़ान भर पाएगा कि नहीं। जैसे कि आप सबने देखा होगा, केरला में भी यही कुछ इंसिडेंट हुआ जिसमें ऐसा लग रहा था कि ये हो जाएगा, शायद फ्यूल कमी की वजह से हुआ होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे काफी सारे ग्लिच यहां पर देखने को मिले। तो जो नेचर ऑफ फॉल्ट है अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स में यह सजेस्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कुछ ऑन बोर्ड सिस्टम या फिर इंजन सेंसर्स का कुछ प्रॉब्लम होगा। ऐसा कोई कैटास्ट्रॉफिक फेलियर नहीं है जैसा कि शायद प्रतीत होता होगा। अच्छा, जहां तक भारत के इंसिडेंट का सवाल है, आप सब जानते होंगे कि इंडियन ओशन में जो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयर विंग, बेसिकली जो पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उससे ये उड़ान भरा था ब्रिटेन का F-35B। और उस समय बताया जा रहा था कि इनिशियली बोला तो ये जा रहा था कि फ्यूल की कमी की वजह से लैंडिंग करानी पड़ी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर की वजह से इसको लैंड कराना पड़ा था तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। एंड इस टाइप का जो इमरजेंसी होता है, इट इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट का जो हाइड्रोलिक्स है वो डायरेक्टली थ्रस्ट और लैंडिंग गियर को कंट्रोल करता है। अब देखिए हुआ क्या था, जो F-35 फाइटर जेट था, सोच के देखिए, 5 हफ्ते तक, जी हां, 5 हफ्ते तक केरला के तिरुवनंतपुरम में रखा हुआ था। और यहां पर बोला यह जा रहा था कि देखिए जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स हो गया, जो स्पेशलिस्ट है, मेंटेनेंस क्रू है, उसको यूके से लाना पड़ रहा है, इसलिए यहां पर डिले हो रहा है। ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो यहां पर कह रही थी कि डिले इसलिए हो रहा है कि
एक्सपोर्ट कंट्रोल और लॉजिस्टिक की वजह से ये सारे इश्यूज आए थे, और क्योंकि ऑब्वियसली बात है F-35 का काफ़ी सेंसिटिव कंपोनेंट होता है तो उसको मूव करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। फाइनली मैं आपको बता दूं, जो जेट है वो 22 जुलाई मतलब 5 हफ्ते के बाद जो है वो उड़ान भरता है और ऑस्ट्रेलिया में जाकर रीजॉइन कर देता है अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को। अच्छा, ये जो इंसिडेंट है ये काफ़ी बड़ा पब्लिक टॉकिंग पॉइंट भी बन गया था भारत के सोशल मीडिया में। आपको याद होगा यहाँ पर केरला टूरिज्म की तरफ से आप देख सकते हो लिखा गया था, केरला इज सच एन अमेजिंग प्लेस, आई डोंट वांट टू लीव, डेफिनेटली रिकमेंडेड। इसके अलावा चाइनीज और रशियन मीडिया वो भी काफी मजाक उड़ा रहे थे जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ। खैर, ये जो पूरे इंसिडेंट्स हैं वो इतने सेंसिटिव क्यों है आपको समझना है। देखो, एक तो इसकी जो टेक्निकल सेंसिटिविटी है वो काफी मायने रखती है, क्योंकि F-35 भी ये दुनिया का मोस्ट कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव फाइटर जेट है। यूके के आर्सेनल में अगर आप देखोगे तो 100 मिलियन पाउंड से ज्यादा का कॉस्ट आता है एक फाइटर जेट का। एंड इसके अंदर कटिंग एज स्टेल्थ एवियोनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, लिफ्ट फैन, बहुत सारी ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। और सबसे खास बात इसकी है कि ये शॉर्ट में टेक ऑफ कर सकता है, वर्टिकल लैंडिंग। आप समझ रहे हो, वर्टिकल लैंडिंग, बहुत हार्डली कोई फाइटर जेट है जिसकी वर्टिकल लैंडिंग आपको देखने को मिलेगी। बट ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि यहां पर जो इसका मेंटेनेंस है वो भी काफी हाई होता है। ग्रेटर रिस्क होता है कि फील्ड फेलियर में अगर यहां पर कुछ खतरा हुआ तो क्या होगा। और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस की अगर हम बात करें, देखो अनलाइक यूएस एयरफोर्स के पास तो काफी बड़ा फ्लीट है F-35 का, और यूके काफी छोटा फ्लीट बेसिकली ऑपरेट करता है। और कुछ ही फॉरवर्ड डिप्लॉयड मेंटेनेंस हब आपको यूके के पास देखने को मिलेंगे। तो जो इमरजेंसी लैंडिंग होती है अगर बेस से काफी दूर है तो यहां पर स्पेयर पार्ट, सेंसिटिव टूल्स, इंजीनियर्स को फ्लाई कराना वो काफी समय लग जाता है, मुश्किलें आ जाती हैं। अच्छा, इसका जियोपॉलिटिकल ऑप्टिक्स आपको समझने की जरूरत है। देखो, भारत और जापान आप कह सकते हैं कि यूके के इंडो पैसिफिक पार्टनर्स हैं। मान लो यही चीज चाइना के आसपास हुआ होता, चाइना के अंदर लैंड हुआ होता, आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा खतरा हो सकता था यूके के लिए, F-35 के लिए, अमेरिका के लिए। इनफैक्ट चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है उन्होंने भी मॉक किया था इसको लेकर और कहा कि यूके की जो मैरी टाइम प्रिटेंशंस हैं वो बेसिकली इनएबिलिटी दिखाती है कि वो पैसिफिक में हाई टेक डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। रशियन स्टेट मीडिया ने भी कुछ इसी प्रकार से बोला था कि यूके एन एम्पायर विथ जेट्स इन द शॉप। ये बताया जा रहा था कि जो जेट्स है वो शॉप में रखा हुआ है। खैर, स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट आपको समझना है। देखो, यूके F-35 था ही क्यों, ये भी काफी बड़ा सवाल उठता है। देखो, क्या है ना कि यूके की जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 25 है वो डिप्लॉय किया हुआ है टू शो कमिटमेंट कि हम इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो अलाइज हैं यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, उनके साथ काम कर रहे हैं ताकि चाइनीज नेवल पावर, क्योंकि साउथ चाइना सी में जिस तरह से चाइना जो है वो अपना प्रेजेंस बढ़ा रखा है, एक बड़ा खतरा है, उसको काउंटर करने के लिए यूके इस तरह के अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजता रहता है, और उसमें ये फाइटर जेट्स होते हैं। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ये फ्लैगशिप बेसिकली है आपका ऑफ दिस ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप का, और साथ ही साथ इसके अंदर ब्रिटिश और यूएस मरीन कोर F-35 भी दोनों देखने को मिलते हैं। और ये जो जेट्स हैं दे आर बेसिकली सेंट्रल टू ब्रिटेन इंडो पैसिफिक टिल्ट। और ब्रेग्जिट के बाद अगर आप देखोगे तो यूके भी कोशिश यही कर रहा है कि ग्लोबल ट्रेड में, सिक्योरिटी रूट्स में उसका इन्फ्लुएंस बना रहे। खैर, क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट, मतलब कि इसका इंप्लीकेशन क्या है आगे आने वाले समय में। सबसे पहला, मिलिट्री रेडीनेस। क्या है कि 2 इमरजेंसी लैंडिंग होना, वो भी 2 महीने के अंदर अंदर, ये काफी बड़ा इंटरनल क्वेश्चन रेस करेगा विद इन ब्रिटेन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कि उसका जो फ्लीट मेंटेनेंस स्टैंडर्ड है क्या वो सही से कर पा रहा है कि नहीं, क्या लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट में कोई बड़ा खतरा तो नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है यूके के लिए। दूसरा, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, मतलब जो ग्राउंडेड जेट्स है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, ये काफी सारा एक्सपोजर कर सकता है। ऑल्दो अगर आप देखोगे भारत में 24/7 इसको गार्ड किया गया था, सील कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो फोटोज वगैरह रिलीज होते हैं उससे काफी सारा फॉरेन इंटेलिजेंस जो है उसमें डिटेल सामने आ जाती हैं। तो काफी सेंसिटिव जो चीजें हैं वो आपका रिलीज हो सकता है एनिमी कंट्री के पास। डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो इस तरह के इंसिडेंट्स काफी क्लोज कोऑर्डिनेशन चाहता है होस्ट नेशन के साथ। जापान, इंडिया दोनों ने ही काफी अच्छे से इस चीज को हैंडल किया था, लेकिन अगर इस तरह की प्रॉब्लम बार बार होती है तो ओवरऑल जो गुडविल है और जो छवि है ना फाइटर जेट की, वो बड़े खतरे में आ जाती है। खैर, इसके इंसिडेंट्स को अगर हम कंपेयर करें, देखो भारत के अंदर यहां पर ये 14 जून को हुआ था, ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट था तिरुवनंतपुरम में इसको लैंड कराया गया था और हाइड्रोलिक फेलियर बताया गया था, 5 हफ्ते तक ये लैंड किया हुआ था, ग्राउंडेड था। 10 अगस्त को कल यहां पर जापान में हुआ है और सस्पेक्टेड मैकेनिकल फॉल्ट बताया जा रहा है। अब ये कितने दिन तक ग्राउंडेड रहेगा अब इसके बारे में कुछ पता भी नहीं, क्योंकि इनिशियली बोला जाता है कि हल्का फुल्का प्रॉब्लम है, बाद में पता चलता है कि कुछ मेजर प्रॉब्लम है। तो ये F-35 को लेकर एक बड़ा सवाल
खड़ा हो रहा है। इनफैक्ट कुछ खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जिस तरह से टैरिफ वगैरह ट्रंप लगा रहे हैं, यूरोप के और भी कई देश, स्पेन हो गया, कई देश जो हैं वो F-35 खरीदने से मना कर रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन कौन से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हैं जिसके अंदर ट्विन इंजन आपको देखने को मिलता है? ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट इनमें से कौन कौन से हैं? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सेल का फायदा जरूर उठाइएगा, क्योंकि साल की सबसे बड़ी ये सेल होती है। इनफैक्ट आप कोई भी यूपीएससी कोर्स लेते हो, मिनिमम 47% का डायरेक्ट फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इससे कम दाम में पूरे साल में कभी भी आपको हमारे यूपीएससी कोर्सेज देखने को नहीं मिलेंगे। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर लीजिएगा। यहां पर सारे जो डिटेल्स हैं, सारी जो गाइडेंस है आपको वहां पर मिल जाएगी। दोस्तों स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त शाम 6 बजे से, और इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड्स। तो सीट्स लिमिटेड हैं, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट टारगेट ईयर एंड यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर लेना। नंबर है 092400239293। यह कोर्स नहीं, यह IS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।